कल हम लोग क्या प्रूव किए थे जी? थ्योरम जो प्रूव कराए थे हो गया था ना कंप्लीट, कि काशी क्या था? इनइक्वालिटी फॉर्म ना, कि एम एफ एन ए का मॉड, ये प्रूव कराए थे। एफ एन ए का जो मॉड होगा वो लेस देन एम एन फैक्टोरियल अपान आर टू द पावर, यही हुआ था ना। इसी की यूज करके अभी देखिए फिर से दो थ्योरम प्रूव करता है हम लोग कैसे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये आया है, कितनी बार आया है, ठीक है, 2 नंबर में भी आया है, 5 नंबर में भी आया है। बहुत ही इजी है और इसका प्रूफ भी इजी है। क्या कर रहे हो? जो थ्योरम हम लोग कल पढ़े थे ना उसी का कोरोलरी है, देखिएगा कोरोलरी। If C be a closed contour containing, if C be a closed contour containing the origin, then देखिएगा प्रूव दैट सही नहीं बैठ पा रहे हो? क्या हुआ है तुमको? कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? प्रूव दैट 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी ई पे पावर ए जेड अपान जेड टू द पावर n+1 dz। कह रहा कि अगर जो सी कोई क्लोज कंटूर है और ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, इसके पहले वाले थ्योरम में क्या था? z माइनस ए, उसका सेंटर क्या था? ए था। अब यहाँ इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट, ओरिजिन है तो देन प्रूव दैट ए एन अपान एन फैक्टोरियल 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी ई पे पावर ए जेड अपान जेड टू द पावर n+1 dz, ठीक है। चलो प्रूफ। वी नो दैट काशी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव, काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों? क्या हुआ? ए बराबर 0 को कंटेन कर रहा है। कंटेनिंग द ओरिजिन, तो z माइनस ए था ना, वो ए को कंटेन कर रहा था। अब ये क्या है? जैसे इसके पहले जो सर्किल ऊपर वाले में था क्या था? ये था। अब यहाँ क्या होगा? ठीक है, अब आया समझ में? प्रूफ वी हैव या वी नो दैट, हम जानते हैं क्या? वी नो दैट एफ एन ए इक्वल टू 1/n होता ना, भूल गए? इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू द पावर n+1 dz, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट ए बराबर 0, बिल्कुल। अब 0 जहाँ ए है वहाँ क्या यूज करेंगे? 0। देन फ्रॉम फर्स्ट we get fn0 equal to factorial n अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड टू द पावर n+1 dz। प्रूफ क्या करना है जी? देखो ई एफ जेड के जगह क्या? ई पे पावर ए जेड है ना, देखो फंक्शन वहाँ ऊपर। तो हम क्या करेंगे? टेकन एफ जेड इक्वल टू ई पे पावर ए जेड ले रहे हैं, तो इसका nth टाइम डेरिवेटिव क्या करो? क्या आएगा? ए पे पावर n हो जाएगा और ई पे पावर ए जेड। फिर एफ एन 0 की वैल्यू निकाल लो तो क्या होगा? ई पे पावर
यहाँ पे ए पे पावर n, e पे पावर 0, तो क्या होगा ए पे पावर n। कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू यूज कर लो, यूज वैल्यू ऑफ एफ जेड एंड एफ एन 0 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, समझ लेना तब लिखना क्या आएगा जी। यहाँ ए टू दी पावर n फैक्टोरियल n अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी ई पे पावर ए जेड अपान जेड टू दी पावर n प्लस 1 डी जेड। फैक्टोरियल n को यार कर दो डिवाइड में 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी ई पे पावर ए जेड अपान जेड टू दी पावर n प्लस 1 डी जेड। लिख लो, हंस प्रूव्ड। Next and most important theorem, Liouville theorem. फॉर्म भरे अपना, फॉर्म भरे। अभी नहीं खुला है सर, शायद सर लगा है कुछ कहीं से दिखाने का है सर, शायद डेट ना आया हो अभी, कोरोना की वजह से साइट भी नहीं चल रही है। तुम वीडियो देखी हो? मिल गया वीडियो? अच्छा, मतलब मिल गया आपकी नहीं? ठीक ठीक। भेज दियो तब तक देखी। तुम भी पैसा बहुत बोलते हो अखिलेश। हो गया जी, समझ में आ गया ना? क्या सब आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं। हाँ हाँ, क्या चल रहा मैट्रिक स्पेस में? कैसा पेपर है सर जो हर यूनिवर्सिटियों में एकदम बराबर है? कौन? इसी थर्ड ईयर में कैलकुलस कैलकुलस कॉम्प्लेक्स सभी यूनिवर्सिटियों में थर्ड ईयर में चाहिए सर, और तो सब सब्जेक्ट बदल जाते हैं लेकिन ये चाहिए। हो गया। सबसे अच्छा पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।
कॉन्फॉर्मल मैपिंग आप लोगों में शायद होगा, ये मिटाएं, वो MSc में पढ़ाया जाता है, वही कह रहे हैं MSc में, वो MSc का सिलेबस है। मैट्रिक का थ्योरम सब लोग कर ले रहा हो खुद से, मैट्रिक स्पेस के सारे थ्योरम हो जाएंगे प्रूफ। हाँ, फिर घर के बाद जाने के बाद भूल जाता है, रास्ते में भूल जाता है। कॉम्प्लेक्स के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, क्या हुआ? इसमें भी थ्योरम पढ़ रहे हैं सब, इसमें भी थ्योरम है। ये है कि उसमें पूरा थ्योरी है, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव वाला भी है। लिवलियो थ्योरम देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम ही नहीं है। हम बता दें क्यों, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम BSc के लिए तो थोड़ा मान लो समझ में आता है कि आता है, पूछा जाता है, लेकिन अदर हट के कहीं भी इंटरव्यू जाएंगे ना तो आपसे कुछ नहीं, इस थ्योरम पे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। हमसे खुद पूछे थे इस थ्योरम पे इंटरव्यू में, तो कैसे क्वेश्चंस इस थ्योरम को अप्लाई करके लगाते हैं वो भी बताएंगे, और पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है भविष्य के लिए, और प्रेजेंट के लिए तो है ही, प्रेजेंट में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके, थ्योरम ही आता है मोस्टली। नाम डाल लीजिए अच्छा सा, लिवलियो थ्योरम, LIOUVILLES। जब हम BSc में पढ़ते थे तब इन सब थ्योरम का हम कोई महत्व समझते ही नहीं थे, हम कहे थे सब ऐसे, ठीक है। लेकिन जब नॉलेज हुआ तब सोचे कि हाँ ये अपने आप में एक ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू जो होती है वो। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना अभी, कैसे इंटीग्रल फार्मूला पढ़ाएं, उस पर क्वेश्चन कराएं, तब समझ में आना है कि कैसे इसका अप्लाई करके क्वेश्चंस करते हैं। अब हम तो सारे थ्योरम पे क्वेश्चन दे दिए, तब कर लिए। आप लोग के बुक में तो एक ही खाली FA वाले पे था, हम F-A वाले भी करा दिए, FNA वाले भी करा दिए। लिवलियो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिए, इफ FZ be एन, अच्छा इसका हम समझा दे रहे हैं पहले, देखिएगा ध्यान से। इंटायर फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन बताए थे ना कि कोई फंक्शन FZ एनालिटिक कब होगा, जब FZ का एनालिटिक कब होगा, जब एक डोमेन D में या हर मतलब जिस, देखो कोई भी एक नेबरहुड ले, मान लो पॉइंट और डोमेन में से A पॉइंट है, हम कहेंगे FZ एट पॉइंट A पे एनालिटिक कब होगा, जब A का एक नेबरहुड ले और उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे F' क्या हो, एग्जिस्ट करे। या FZ किसी रीजन में या किसी डोमेन में एनालिटिक कब होगा, जब उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, एग्जिस्ट करे, या मतलब F' एग्जिस्ट करे या डिफरेंशिएबल हो। तो अगर जो ध्यान से कोई फंक्शन C से C पे एनालिटिक हो जाए, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाए, कहाँ, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इंटायर फंक्शन, अभी बता दे रहे हैं इंटायर फंक्शन, बस समझ लीजिए। ऐसा फंक्शन मान लीजिए जिसका डोमेन भी C है और कोडोमेन भी C है, पूरा अगर जो कोई फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाए तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, इंटायर फंक्शन। समझ में आया कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंटायर। अब याद रहेगा ना, बस यूज है इसीलिए इसका। तो देखिए इफ FZ लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए इंटायर, उसके पहले तो आप लोग को जगह नहीं है क्या थोड़ा सा, हाँ तो लिख लीजिए, ए फंक्शन विच इज एनालिटिक, डिफिनेशन में इंटायर फंक्शन का नोट करके, या नोट ऐसे लिख लीजिएगा जो भी हो ऊपर ही, ए फंक्शन विच इज एनालिटिक इन एवरी फाइनाइट रीजन ऑफ द Z प्लेन,
विच इज एनालिटिक एवरी फाइनाइट रीजन ऑफ द जेड प्लेन a function which is analytic in every finite region of the z plane is called an integral function or entire function. ये z प्लेन होगा, पहले लिख लो, is called integral function or entire function. हाँ, आर इंटीग्रल फंक्शन आर ओ आर, ठीक है। ये जेड प्लेन होगा ना। थ्योरम ये कह रहा है कि कोई भी हर एक फाइनाइट रीजन में, मान लो ये रीजन लिए, ये रीजन लिए, हर एक रीजन में कोई भी फाइनाइट रीजन, यहाँ देखिएगा, मतलब हर एक फाइनाइट रीजन में क्या होना चाहिए, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो हर एक फाइनाइट रीजन में जब एनालिटिक, तो पूरे जेड पे एनालिटिक नहीं होगा। मतलब इसको पूरा हर एक फाइनाइट रीजन में एनालिटिक होने के लिए इसको पूरे सी पे एनालिटिक होना पड़ेगा, इस पूरे प्लेन पे होना पड़ेगा। मान लो खाली ऊपर वाले प्लेन पे एनालिटिक है, नीचे वाले प्लेन में एनालिटिक नहीं है, तो यहाँ भी तो एक रीजन मिलेगा। तो क्या इस रीजन में एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि नीचे है नहीं, तो डिफिनीशन गलत नहीं हो जाएगा। डिफिनीशन कह रहा है कि हर एक फाइनाइट रीजन में एनालिटिक होना चाहिए, तो यहाँ तो एक रीजन ऐसा मिल गया जहाँ एनालिटिक नहीं है। तो इसीलिए हम बताए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इंटायर फंक्शन कब कहलाएंगे, जब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप एनालिटिक हो। अब जब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है तो कोई भी फाइनाइट रीजन लेंगे उसमें तो एनालिटिक होगा ही। हाँ, क्या है इनफाइनाइट? तो पूरा वही तो कह रहे हैं, वही कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब पूरा प्लेन कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन जो है। हम कह रहे हैं कि फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, तो कोई भी फाइनाइट रीजन लेंगे उसमें एनालिटिक होगा कि नहीं, बस वही का। समझ में आया कि नहीं जी? थ्योरम से देखिए स्टेटमेंट एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो समझ जाओ। हम ये कह रहे हैं बाबू जेड प्लेन यही होता है, जेड प्लेन, ठीक है। थ्योरम मतलब जो स्टेटमेंट लिखवाए हैं एंटायर फंक्शन का, वो कह रहा है कि कोई भी फॉर एवरी बोला है, मतलब हर कोई भी फाइनाइट रीजन ले उसमें फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो एक फाइनाइट रीजन ये फाइनाइट कोई भी, मतलब हर एक फाइनाइट रीजन में एनालिटिक होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाते जाओ फाइनाइट रीजन, सब में एनालिटिक होगा। तो ऐसा समय आएगा ना कि पूरे होल पे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाएगा। इधर से यहाँ से तो ये भी चला गया, मतलब ये पता चला गया कि जो इंटायर फंक्शन होता है वो पूरे कॉम्प्लेक्स में एनालिटिक होता है, ठीक है। अब उल्टा चलते हैं, हम मान ले रहे हैं कि ऊपर हाफ, इसे अपर हाफ प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ऊपर वाला पॉजिटिव एक्सिस को, उसको अपर हाफ प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अपर हाफ प्लेन और ये लोअर हाफ प्लेन। हम मान लो कि अपर हाफ प्लेन में फंक्शन एनालिटिक है, तो क्या ये इंटायर होगा? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंटायर का डिफिनीशन है कि कोई भी फाइनाइट रीजन ले उसमें एनालिटिक होना चाहिए। हम इधर एक फाइनाइट रीजन ले लिए, रीजन मतलब फाइनाइट जिसका रेडियस क्या हो, फाइनाइट हो, एक फाइनाइट रीजन लिए, फंक्शन इसमें एनालिटिक नहीं हुआ तो इंटायर नहीं हुआ। इसीलिए इंटायर होने के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होना चाहिए, एनालिटिक, बस इतना। कोई बात नहीं। इफ एफ जेड बी एन इंटीग्रल फंक्शन या इंटायर फंक्शन, इंटायर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इंटीग्रल भी यूज कर सकते हैं। इंटीग्रल फंक्शन यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंटायर फंक्शन, ताकि पता चले दोनों एक ही है। If f z be an integral function or entire function satisfied the inequality, satisfying the inequality क्या है inequality? mod z less than m, ठीक है, for all finite value of z, for all finite value of z
देन एफ जेड इज कांस्टेंट। अभी थ्योरम का मीनिंग भी समझा देते हैं। और इसको दूसरा स्टेटमेंट है, इफ एन entire function is bounded for all value of z, if an entire function is bounded for all value of z, then it is constant, लिख लीजिए। फिर थ्योरम का मीनिंग समझा देते हैं। दोनों का स्टेटमेंट सेम ही है। देखो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग खुद देखिए ध्यान से, एफ जेड कैसा है, इंटायर फंक्शन है और ये क्या है, बाउंडेड है। तो कोई भी इंटायर फंक्शन हो और वो बाउंडेड हो, मतलब क्या हो, इंटायर भी हो बाउंडेड हो, तो ऐसे फंक्शन कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। मतलब इंटायर फंक्शन प्लस बाउंडेड हो, ऐसा नहीं कि इंटायर ही हो बाउंडेड ना हो, इंटायर भी हो उसके साथ साथ क्या हो, बाउंडेड हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। ये कौन सा थ्योरम है, लिवलियो थ्योरम, इंटायर प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमको प्रूव करना है। देखो एफ जेड भी एन इंटीग्रल इंटायर फंक्शन, और ये क्या कंडीशन है, बाउंडेड होने का, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब आया समझ में थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन इंटायर हो और बाउंडेड हो तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इंटायर और बाउंडेड दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। बाउंडेड मतलब, अरे कोई भी फंक्शन बाउंडेड मतलब उसकी वैल्यू जो फाइनाइट वैल्यू आए, कहीं इनफाइनाइट नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर बाबू अनबाउंडेड है, नेचुरल नंबर अनबाउंडेड, देखो 1 2 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाओ, कहीं मिलेगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो मान लो कोई फंक्शन ऐसे हो एफ जेड, हाँ नेचुरल नंबर में सर जीरो बिलोंग नहीं करता, जीरो से नहीं चालू करते, नहीं, वन तो सर क्यों सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाता है सर, जीरो से 10 अलग है, जीरो अलग है। देखो जी इधर देखो बाबू, लो चलो हम बता ही देते हैं तुमको। सर आगे में जीरो से नहीं आता है, ऐसा तो, अच्छा 0 और 10 में अंतर नहीं है, मान लीजिए जीरो करके उसके सामने काउंटिंग नंबर। सुनो बताएं, ये इधर देखो हम बता रहे हैं, बस तुम्हारा डाउट ही क्लियर कर दे रहे हैं आज, ठीक है। आज के बाद नो डाउट रहेगा। काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। तुम गिनते हो कहा मेरे पास 0 उंगली है, मान लो हम लोग गिनते क्या, 1 उंगली है, 2 उंगली है, 3, कोई भी चाहिए, कहीं काउंट करना रहता है। मान लो मेरे पास पैसा है तो जीरो करते, कहा कि 0 पैसे है, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन ही है कि काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। अब मान लो तुम्हारे हाथ में कितने फिंगर है, 10, काउंट करोगे ना 10, नंबर तो अलग है, बट ये नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है। नेचुरल नंबर डिफाइन ये होता है कि काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो भी चीज़ें हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अब कहीं काउंट करोगे, कहा कि हाफ, मेरे पास ½ रुपये है, 1/2 नहीं है ना, बोलोगे 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, तो काउंट कर रहे हो ना बाबू। अब 0 रुपये भी नहीं कहते हैं, तो नेचुरल नंबर डिफाइन किया। जो 0 तुम कह रहे हो वो बात अलग है। देखो तुम ये कहने का सेंस है कि ये 10 और 0 इससे कोई दोनों से नहीं लेना देना है। यहाँ बात आती है कि जो नंबर हम लोग काउंट कर सके वही सेट कंटेन करता है। ये डिफाइंड सेट है कि जो भी चीज़ें हम लोग काउंट कर सके वो इस मतलब इस सेट में वो नंबर आ जाएगा। सर आधा का इस्तेमाल, हाँ आधा का इस्तेमाल करके नहीं करते कि हमारे पास 2.5 रुपया है, 2.5 रुपये है, 2.5 रुपये काउंट करते हो। आखिर में सर मान लीजिए काउंट वो भी कर होगा सर, आधा
होता है सर। किसका आधा, क्या कह रहे हो? जैसे सरकार है इसमें आधा का अकाउंट नहीं होता है, हैं पूरा जितना अकाउंट होता है वही है। पूरा नहीं, जो तुम्हारी अभी जो हम लोग भी जो लाइफ में चल रही है, जो भी कहीं रिलेट करते हो या कोई भी काउंट करते हो, कुछ भी चीज़ें, अभी फिंगर ही गिनना हो, तुम्हारे कहेंगे कितने हाथ, कहोगे 1.5 हाथ है, हाँ नहीं ना, 2 कोई बोलते हो एक पार्टिकुलर नंबर जो काउंट कर सके। फिंगर बोलते हो 1, आधा, 1.5, 2.5, ऐसे थोड़ी बोलोगे। पैसा का आता है सर। कहाँ याद आ जाता है, बोलते हो कहाँ 2.5 रुपया। हाँ सिंपल सी चीज़ है। चलो प्रूव। देखो बाबू, आप लोग देखिए कि बाउंडेड, इनका कहना है कि बाउंडेड फंक्शन मतलब क्या होता है। बाउंडेड फंक्शन मतलब ना बाबू देखो, कोई भी फंक्शन हो उसकी वैल्यू 2 फाइनाइट नंबर के बीच में आना चाहिए। यम क्या है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है। यम क्या है, फाइनाइट, मतलब एफ की वैल्यू की जो वैल्यू होगी -m से ग्रेटर होना चाहिए और m से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को बाउंडेड बोलते हैं। जैसे अगर जो लिख दिया जाए fz = z, ठीक है, ये बाउंडेड है नहीं। देखो कहाँ बाउंडेड है, z की वैल्यू लो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चल जाएगी। ऐसे ले लें, देखना ध्यान से। अच्छा इधर देख लो, मान लो fz बराबर ले ले 1/n। 1/n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी एक फंक्शन ही होगा, तो ये बाउंडेड है कि नहीं है। n बराबर 1 2 3 रखो, देखो 1 रखोगे, 1/2 रखोगे, 1/3 रखोगे, कहाँ तक, ये लास्ट तक 0 तक जाएगा। 1/∞ रखोगे तो 0, तो 1/n जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 1 से। तो fz क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, 0 से बड़ा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड। आया समझ में? बाउंडेड फंक्शन नहीं पता थे क्या? अच्छा, कोई फंक्शन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, क्यों? या कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी एक रीजन में, किसी एक ओपन कनेक्टेड डोमेन में अगर जो 0 आता है डेरिवेटिव, तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। मान लो f' z = 0, z एक कनेक्टेड डोमेन है, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा। देखो fz = कांस्टेंट, पता है ना कैसे आता है, 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। चलो प्रूफ में देखिए, थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए आप लोग, कुछ थ्योरम का मीनिंग समझ में आ गया ना? लिखो, लेट a and b be arbitrary distinct point in z plane. Let a and b b के बाद b e, a and b b हो गया। arbitrary distinct point in z plane, arbitrary distinct point in z plane, and C be a large circle, C be a large circle। मान लो कोई पॉइंट ए ले लिए, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, सी बी ए लार्ज सर्कल हो गया, विद सेंटर 0 एंड रेडियस r, विद सेंटर 0 एंड रेडियस r। मान लो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, हम कोई एक सर्कल ले लिए सी, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है जी, r है, और इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 या 0 बोलेंगे, z बराबर 0। अब कोई भी पॉइंट ले लिए, कहीं भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, हमें नहीं, एक पार्टिकुलर ले लिए, बी पॉइंट आर्बिट्रेरी है तो आप कहीं भी ले सकते हैं, बट सर्किल के अंदर ही, बाहर नहीं, ठीक है। विद सेंटर 0 एंड रेडियस r हो गया, सच दैट C enclose A and B, C enclose A and B,
हो गया। हाँ, इनक्लोज अंदर, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, बाउंड्री बाहर नहीं, बाउंड्री अंदर, सर्किल के अंदर ही इनक्लोज बोला है, ठीक है। अब अच्छा ये देखिएगा ध्यान से, तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू आर होगा ना, इसका सेंटर 0 है तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू आर। तो वही लिखिए, इक्वेशन ऑफ सी, इक्वेशन ऑफ सी मतलब कर्व जो दिया सर्किल, इक्वेशन ऑफ सी, हाँ कहाँ तक लिखे हो, क्लोज नहीं, इनक्लोज, इनक्लोज ए एंड बी। फिर लिखिए इक्वेशन ऑफ सी, इक्वेशन ऑफ सर्कल सी, इक्वेशन ऑफ सी इज क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू आर, तो जेड बराबर क्या होगा, आर ई पे पावर आई थीटा होगा कि नहीं। तो मॉड जेड बराबर सॉरी, तो डी जेड बराबर क्या होगा, आर आई आर ई पे पावर आई थीटा डी थीटा। फिर मॉड डी जेड निकालेंगे क्या होगा, मॉड आई आर तो बाहर रियल नंबर, ई पे पावर आई थीटा का मॉड, और ये डी थीटा, तो क्या हो जाएगा आर डी थीटा। कल निकलवाए थे, लिख लो, मॉड जेड डी जेड इक्वल टू आर डी थीटा। अरे भाई पूरा कर लेने दो, अभी तो आधे घंटे नहीं हुए हैं, पढ़ो। थोड़ा आज लेट ही चले जाना, आज तो हम भी 1 घंटे यूनिवर्सिटी में लेट जाएंगे, मेरा भी तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा आज। कहाँ तक लिखे, सिंस एफ जेड इज बाउंडेड, उसके बाद में लिखिएगा, पहले लिख लो यहाँ तक। हो गया, काजल तुम्हारा काजल नाम है ना, हाँ, ज्योति नहीं, हो गया जी। लिखिए सिंस एफ जेड इज बाउंडेड, सिंस एफ जेड इज बाउंडेड फॉर ईच जेड, सिंस एफ जेड इज बाउंडेड फॉर ईच जेड, ये फिगर बना लिए हो, हाँ, लार्ज सर्किल दिया है, बना लेना। सिंस एफ जेड इज बाउंडेड फॉर ईच जेड, देयरफॉर मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू लेस देन एम फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। बाई काचे इंटीग्रल फार्मूला देखिएगा, देन बाई काचे इंटीग्रल फार्मूला, देन बाई काशी इंटीग्रल फार्मूला, एफ ए क्या होगा, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी अपान जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है। और बी भी कोई पॉइंट होगा, उस पर भी क्या होगा, एफ बी। देखो दोनों अंदर है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ जेड अपान, किसी को कोई दिक्कत। अब क्या निकालिए, एफ ए माइनस एफ बी, तो एफ ए माइनस एफ बी जब निकालेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 1 अपान जेड माइनस ए माइनस 1 अपान जेड माइनस बी, ये क्या होगा, एफ जेड और डी जेड। कोई दिक्कत, 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जेड माइनस ए जेड माइनस बी एफ जेड डी जेड, 1/2 पाई आई, देखो जेड से जेड कैंसिल, और यहाँ क्या होगा, ए माइनस बी इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए और जेड माइनस बी
डी जेड एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर मॉड निकालिए, मॉड एफ बी माइनस मॉड एफ ए। मॉड लेंगे तो फिर इसका मॉड होगा, फिर जैसे इंटीग्रल बाहर करेंगे मॉड में से क्या आ जाएगा? ग्रेटर इक्वल टू खुलेगा, मतलब तो मॉड ए माइनस बी अपान 2 पाई आई का मॉड, इंटीग्रल बाहर कर रहे हैं। सी ये क्या होगा? एफ जेड का मॉड, कोई दिक्कत? ये क्या होगा? जेड माइनस ए का मॉड, जेड माइनस बी का मॉड, और ये क्या होगा? डी जेड का मॉड। कोई दिक्कत? लिखो, यहाँ तक लिख लो, बस हो जाएगा, छोड़ देते हैं। यहाँ किसी को नहीं समझ में आया क्या? कहीं कहाँ दिक्कत है बताओ? ये देखो, टोटल का जब मॉड लेंगे बाबू, ऐसे टोटल का, ठीक है, ये मान लो यहाँ मॉड लिए ऐसे सपोज, तो जैसे इंटीग्रल बाहर करोगे तो वो जो इक्वलिटी खुलोगी वो ग्रेटर पे खुल जाएगी। देखो इंटीग्रल अरे ये बाहर करेंगे फिर मॉड आएगा, तो मॉड में से इंटीग्रल बाहर किए ना तो ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा, खुलता है। सर बोलिए। आप अपने बाइक में अलार्म लगा जब तुम पकड़ेगा। कल पता नहीं कौन रोड पे कर दिया था खड़ा, यही सब निकाले होंगे। बहुत पीटोगे, चलो। ये हो गया, खाली बातें करना आता है। अब इसी में नेक्स्ट स्टेप देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अलग अलग मॉड पे ब्रेक करके नेक्स्ट में ऐसे लिखना, इसमें भी मॉड अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा? मॉड ये ऐसे ब्रैकेट में मॉड जेड माइनस मॉड ए, क्यों? इसमें भी मॉड अप्लाई कर दिए हैं, मॉड जेड माइनस मॉड बी, इसलिए किए हैं क्योंकि मॉड जेड की वैल्यू हमको क्या पता है? आर। ऊपर वाला मिटाएं, देखो अब देखो सब वैल्यू रखो, एफ बी माइनस एफ ए का मॉड, मॉड एफ जेड की वैल्यू क्या थी? एम थी, तो यहाँ क्या रखेंगे? एम, और बाहर कर देंगे इंटीग्रल से, तो एम ए माइनस बी आएगा ना, ए माइनस बी आएगा। अब देखो ध्यान से, आई का 2 पाई आई का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 पाई होगा, तो 2 पाई इंटीग्रल देखो ध्यान से ओवर सी 1 अपान आर माइनस ए, क्या होगा? आर माइनस बी होगा ना, और डी जेड क्या होगा? आर डी थीटा। कोई दिक्कत? ये सारे कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, यम ए माइनस बी ऐसे, यम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, अपान 2 पाई 1 अपान आर माइनस ए आर माइनस बी, और ये क्या होगा जी? आर डी थीटा। तो आर डी सॉरी ये हाँ अभी आर बाहर निकालें, तो क्या होगा? डी थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 to 2 पाई ऐसे। अरे ये आर वाले सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, बाहर कर लिए, तो देखो अब यही इसके सामने ऐसे लिख दे रहे हैं, इक्वल टू यम ए माइनस बी अपान 2 पाई, ये जो इसके बाद वाला टर्म होगा, ठीक है,
लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो ऐसे इनइक्वालिटी लिखेंगे, ये इंटू है इंटू आर अपान आर माइनस ए आर माइनस बी, और ये क्या होगा जी 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है, बचेगा क्या, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, देखो ये एब्सोल्यूट में रहने दीजिएगा, मॉड ए मॉड बी, ये एब्सोल्यूट रहेगा, ये उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या फिलहाल आएगा एम ए माइनस बी आर इंटू आर अपान आर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए आर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, और ये क्या होगा मॉड एफ बी माइनस एफ ए, लिख लो। यहाँ तक बस हो गया थ्योरम का। अरे ये प्लस नहीं है, देखना ध्यान से, प्लस एक मिनट, अरे ये ऐसे है आर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए आर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, आर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए आर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, प्लस की तरह लग रहा, नहीं तो सब प्लस लिख लेंगे, आर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए आर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, बस। अच्छा देखिए ये टोटल वैल्यू 0 पे जाएगा कब, एज आर टेंस टू इन्फिनिटी। हम मान लिए सर्किल बहुत बड़ा ले लिए तो उसका रेडियस इन्फिनिटी कर दिया, तो सर्किल पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा, अरे मतलब पूरा रेडियस जितना बड़ा करेंगे उतने बड़े सर्किल होगा। तो जब आर इन्फिनिटी पे जाएगा तो देखो ये ध्यान से, आर इन्फिनिटी पे जाएगा तो जहाँ जहाँ आर वहाँ इन्फिनिटी करेंगे। तो ऐसा करिए, आप लोग को सिंपल वे में कैसे 0 पे जाएगा बताते हैं। एम ए माइनस, आप लोग देखिए ध्यान से, एम ए माइनस बी लिखना नहीं है, खाली यहाँ समझना आर। अब दोनों जगह से, यहाँ से आर कॉमन यहाँ से आर कॉमन, तो क्या होगा आर स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस मॉड ए बाई आर होगा, और यहाँ का 1 माइनस मॉड बी बाई आर होगा। एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये क्या आएगा एम ए माइनस बी अपान आर 1 माइनस ए अपान आर 1 माइनस मॉड बी अपान आर। तो जब आर इन्फिनिटी पे होगा तो जहाँ जहाँ आर वहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। देखो तो 1 माइनस मॉड ए बाई इन्फिनिटी, 1 माइनस मॉड बी बाई इन्फिनिटी। अब 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है 0। तो देखना ध्यान से 1 ए माइनस बी, पहले इसको इन्फिनिटी रहने दो, अंदर वाला सॉल्व करो। तो 1 माइनस ए अपन इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 0, तो क्या आ गया इसकी वैल्यू 1, और मॉड बी अपन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1। जब 1 में इन्फिनिटी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, समथिंग अपन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई। अब आया समझ में कैसे 0 पे जा रहा है। जब r इनफाइनाइट पे टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 पे जाएगी। लिखना चाहते हो तो लिख लो ऐसे कहीं, ये मतलब थ्योरम में लिखने जरूर नहीं, थ्योरम में डायरेक्ट लिख दिया है, इसमें ऐसे लिख लो कहीं बगल में ताकि पता चल जाए आप लोग को कि कैसे किया है। हाँ बस छोड़ रहा 2 मिनट या अभी है, करवाएंगे टेंशन। न्यूमेरिकल नहीं, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है, इसका कंट्रा पॉजिटिव करते हैं। ऐसा फंक्शन जो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंशिएबल हो, वो इंटायर फंक्शन एनालिटिक हो,
वो इसे इंटायर फंक्शन बोलते हैं। हो गया? ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, ये अलग से समझाएं हम कि कैसे जीरो आ रहा है। तो जब ये जीरो पे जाएगा तो दैट मीन्स एफ बी माइनस एफ ए कहाँ जाएगा? जीरो। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? और ए बी आर्बिट्रेरी ले रहे थे ना, ए बी कोई आर्बिट्रेरी था, ए बी कोई आर्बिट्रेरी था। तो ये रूल कब फॉलो होगा? जब फंक्शन कांस्टेंट होगा तभी ना। एफ बी इक्वल टू एफ ए बी आर्बिट्रेरी है, मतलब कुछ भी वैल्यू, तो कोई फंक्शन कांस्टेंट रहेगा तब उस पर किसी भी वैल्यू, जैसे एफ जेड बराबर ले लो 1 या सी ले ले, कांस्टेंट ना, तो चाहे एफ ए निकालो तब भी सी आएगा, एफ बी निकालो तब भी सी आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई फंक्शन कांस्टेंट तब रहता है कि जब कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू पे निकाले उसकी वैल्यू सेम आए। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा एफ जेड इज कांस्टेंट, एफ जेड इज कांस्टेंट फंक्शन। हो गया? लिखिए, लिख लीजिएगा, सिंस इट होल्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यार रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ये लिख लेना, फिर इसको वीडियो अब इस पे जो एक दो क्वेश्चंस करा के फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट कासिम पढ़ेंगे या बनेगा? दो थ्योरम बचे हैं, दो लारेंट, मोरेरा और एक कासी और टेलर, ठीक है? उसमें चेक करेंगे। फंडामेंटल पढ़ना है सर, फंडामेंटल आगे कहाँ से फंडामेंटल है? और हार्विच वाला जो है, एक हार्विच को, हार्विच एक डब्ल्यू ओ यू आर ऐसा करके है सर। कहाँ पढ़ेंगे? तो विकास से देखा है सर, लाओ देखिए, लाइन एफ जेड इज कांस्टेंट, ये समझ में आ गया ना? क्या कर रहे हो? कैसे आया? अरे मॉड एफ बी माइनस मॉड एफ इक्वल टू 0 है, तो जब किसी नंबर का मॉड 0 है तो उस नंबर की भी वैल्यू 0 होती है। दैट मींस ये इंप्लाई करेगा एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू 0। जैसे मॉड x बराबर 0, दैट मींस x बराबर 0, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या होगा? एफ बी इक्वल टू एफ ए या एफ ए इक्वल टू एफ ए, ठीक है? एक सेकंड, या एफ बी माइनस एफ ए निकालेंगे या ए माइनस एफ ए निकालेंगे? स्टार्टिंग में क्या है? एफ ए माइनस एफ बी था ना, तो यहाँ इसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जहाँ ए है बी वहाँ। हाँ, जो भी लिखा होगा अच्छा लिखा होगा। सर दोनों सेम होगा क्या? नहीं दोनों, हाँ दोनों सेम आएगा, बस यहाँ बी माइनस होगा, यहाँ बी माइनस, दोनों की सेम वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आप एफ बी माइनस एफ निकालेंगे तब भी बात वही है, और एफ बी माइनस एफ निकालेंगे तब भी बात वही है। चलो, हाँ चलो।